कभी सोचा है कि एक मामूली सा दिखने वाला बैंक नोट एक पूरे के पूरे आपराधिक साम्राज्य को कैसे तबाह कर सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में गहरे उतरेंगे, जो एक आर्थिक फैसले से शुरू हुई लेकिन जिसका अंजाम सरहद पार एक अंडरवर्ल्ड डॉन के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। तारीख थी 8 नवंबर 2016। रात के 8 बजे टीवी पर अचानक एक खबर आती है जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं कि आज आधी रात से 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी वो बस कागज के टुकड़े बन जाएंगे। भारत में तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस फैसले के असली झटके, इसका एपिसेंटर दिल्ली या मुंबई नहीं बल्कि 1300 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के कराची शहर में महसूस किया गया। ये एक ऐसा दांव था जिसने रातों रात एक बहुत बड़े क्रिमिनल सिंडिकेट की कमर तोड़ दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारत में लिए गए एक फैसले ने, सिर्फ 2 बैंक नोटों को बंद करने की एक घोषणा ने हजारों किलोमीटर दूर बैठे एक ऐसे दुश्मन को कैसे मिटा दिया जिसने भारत को बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस फैसले और एक रहस्यमयी मौत के बीच क्या कनेक्शन था। नोटबंदी की घोषणा के ठीक 26 दिन बाद कराची में एक बहुत ही रहस्यमयी मौत होती है, और ये कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि हवाला, नकली नोट और मनी लॉन्ड्रिंग की दुनिया का सबसे बड़ा किंगपिन था। इस किंगपिन और इसकी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मिलना होगा अंडरवर्ल्ड के सबसे शातिर बैंकर्स खनानी भाइयों से। ये कहानी शुरू होती है 1947 में, जब बंटवारे के बाद एक परिवार गुजरात से कराची जाकर बसता है। 1961 में इसी परिवार में जुड़वा भाई जावेद और अल्ताफ पैदा होते हैं। 80 के दशक तक ये दोनों भाई अपने पिता के छोटे से करेंसी एक्सचेंज के कारोबार को संभाल लेते हैं और 90 के दशक में हनीफ कालिया के साथ मिलकर बनाते हैं खानी एंड कालिया इंटरनेशनल यानी KKI। इनके बिजनेस का जो सीक्रेट सॉस था वो था हवाला, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें पैसा भरोसे पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता था, बिना किसी बैंक के, बिना किसी कागजी कार्रवाई के। सोचिए, कराची में किसी ने जावेद को नोटों से भरा एक बैग दिया और कुछ ही मिनटों में दुबई में बैठे अल्ताफ का आदमी उतनी ही रकम किसी और को दे देता। इसी भरोसे ने उन्हें अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा बैंकर बना दिया। और जरा इनके साम्राज्य का साइज देखिए। देखते ही देखते पाकिस्तान के 40% फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पर KK का कब्जा हो गया। जावेद पाकिस्तान का काम देखता और अल्ताफ दुबई से लंदन और न्यूयॉर्क तक फैला इंटरनेशनल नेटवर्क चलाता। बाहर से देखने में ये एक बिल्कुल लेजिटिमेट बिजनेस था, लेकिन अंदर से ये काले धन को सफेद करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन बन चुका था। लेकिन ये खेल सिर्फ पैसे का नहीं था। बहुत जल्द ये भारत के खिलाफ एक आर्थिक जंग में बदल गया। साल 1993 मुंबई में हुए बम धमाकों का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की पनाह में था। अब दाऊद को अपने काले कारोबार का पैसा बिना कोई सुराख छोड़े पूरी दुनिया में घुमाना था, और उसकी ये तलाश खत्म हुई खनानी भाइयों के दरवाजे पर। और यहीं से शुरू हुआ दाऊद, ISI और खनानी भाइयों का वो खतरनाक गठबंधन, जिसका सिर्फ एक मकसद था, भारत को अस्थिर करना। और ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। इन शान से दिखने वाले खनानी भाइयों के पीछे एक ऐसा नेटवर्क था जो हर साल 14 से 16 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। ये पैसा दुनिया भर के ड्रग कार्टेल, आतंकी संगठनों और अपराधियों का था। और अब आती है कहानी की सबसे खतरनाक बात। ISI और दाऊद के कहने पर खनानी भाइयों ने नकली भारतीय नोट छापने का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट बना लिया। और ये कोई मामूली नकली नोट नहीं थे, इन्हें सुपर नोट्स कहा जाता था। ये इतने परफेक्ट थे कि वाटरमार्क से लेकर सिक्योरिटी थ्रेड तक सब कुछ एकदम असली जैसा था। अरे यहां तक कि ATM के सेंसर्स भी इन्हें पहचानने में धोखा खा जाते थे। तो इस आर्थिक हमले का स्केल क्या था? अंदाजा यह है कि हर साल करीब 2000 करोड़ रुपए के ये नकली नोट पाकिस्तान से दुबई, काठमांडू और ढाका के रास्ते भारत में डाले जा रहे थे। इसी पैसे से आतंकवाद की फंडिंग होती और भारतीय अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला करने की कोशिश की जाती। अब तक खनानी भाइयों का नाम मेक्सिको के ड्रग कार्टेल से लेकर अल-कायदा तक से जुड़ चुका था, और अब वो दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों के राडार पर आ चुके थे। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत की एजेंसियों ने मिलकर एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन प्लान किया। अमेरिकी DEA के एजेंट ड्रग्स तस्कर बनकर अल्ताफ के नेटवर्क में घुसे। भरोसा जीतने के लिए छोटा मोटा पैसा लॉन्डर करवाया, और जब अल्ताफ को उन पर पूरा यकीन हो गया तो उसे एक बड़ी डील के लिए पनामा में मिलने के लिए बुलाया गया।
अल्ताफ को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी हर बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। जब एक अंडरकवर एजेंट ने ड्रग्स के पैसे को साफ करने के बारे में पूछा तो उसने बड़ा घमंड से जवाब दिया, पैसा चाहे खून से सना हो या कोकीन से, खनानी की मशीन से निकलेगा तो एकदम पाक हो जाएगा। वो अपने ही बुने जाल में फंस चुका था। और फिर सितंबर 2015 में जैसे ही मनी लॉन्ड्रिंग का ये बेताज बादशाह पनामा एयरपोर्ट पर उतरा, अमेरिकी एजेंसियों ने उसे चारों तरफ से घेर कर गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय खुफिया एजेंसियों के इनपुट ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया था। अल्ताफ तो अमेरिका की जेल पहुंच गया, लेकिन पाकिस्तान में बैठा जावेद अब भी हजारों करोड़ के नकली नोटों के ढेर पर बैठा था। अब बारी थी आखिरी और सबसे बड़ी चाल चलने की। 8 नवंबर 2016 प्रधानमंत्री की एक घोषणा और एक ही झटके में जावेद खनानी के गोदामों में रखे हजारों करोड़ के नकली नोट रद्दी बन गए। सालों की प्लानिंग, आईएसआई का पैसा, दाऊद का नेटवर्क, सब एक ही रात में जीरो हो गया। इसे ऐसे समझिए, 7 नवंबर की रात को जिस साम्राज्य की कीमत हजारों करोड़ थी, 9 नवंबर की सुबह वो शून्य हो चुकी थी। एक ही झटके में जावेद खनानी कंगाल हो गया और अब दाऊद और आईएसआई अपना पैसा वापस मांग रहे थे। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे आखिरी और सबसे रहस्यमयी मोड़ पर। नोटबंदी के ठीक 26 दिन बाद 4 दिसंबर 2016 को जावेद खनानी की लाश कराची में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के नीचे मिली। वो 8वीं मंजिल से गिरा था। पुलिस ने केस को सुसाइड बताकर बंद कर दिया। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ये वाकई खुदकुशी थी या फिर वो आईएसआई और दाऊद के इतने राज जानता था कि उसे खामोश करा दिया गया? खनानी भाइयों का साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। कलम की एक नोक से लिए गए फैसले पर्दे के पीछे और कौन सी ऐसी छिपी हुई लड़ाइयां लड़ते और जीतते हैं जिनके बारे में शायद हमें कभी पता ही नहीं चलता।